हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको आकांक्षा 40 का कुछ मॉडल सेट करवा देने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम संडे को होना है, यानी 8 मार्च को, है ना। और आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप अपना एडमिट कार्ड में देख लें कि आपका सेंटर कहाँ दिया हुआ है, और उस हिसाब से अपने नज़दीकी क्षेत्र में जाके रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन कोई समस्या ना हो। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में जैक के द्वारा आयोजित किया जाने वाला आकांक्षा एग्जामिनेशन, ये 2022 का मॉडल सेट है ना। अभी फ़िलहाल में मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है, तो हम लोग 2022 का ही मॉडल सेट देखेंगे, जिससे आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का। तो आकांक्षा में मुख्यतः 3 प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती हैं। पहला है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, है ना। दूसरा है आपका मेडिकल के लिए, और तीसरा है आपका कलेट के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आकांक्षा 40 है क्या। आकांक्षा 40 एक स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट का। इसके इसके अंतर्गत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाता है और ट्यूशन फैसिलिटी। इसी के साथ साथ आपका 12th का भी पढ़ाई किया जाता है ना। तो इसमें आपका पहला किया जाता है IIT जेई का। आपने काफ़ी नाम सुना होगा IIT जेई का, जेई, है ना। इसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, उसके बाद से आप जाएंगे नीट में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट के थ्रू आप, मेडिकल के थ्रू आप नीट में जाएंगे, ठीक ना। और लास्ट आ जाता है आपका क्लेट। इसमें आपका लॉ से एजुकेशन दिया जाता है, लॉ से रिलेटेड, यानी वकील का पढ़ाई क्लेट के लिए, ठीक ना। तो इंजीनियरिंग में आपका आएगा 4 सब्जेक्ट रहेगा। चारों में कॉमन रहेगा एक रीजनिंग का, जिसको आप कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये तीनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इंजीनियरिंग में आएगा आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, और मैथ आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, यानी रीजनिंग वाला पोर्सन। क्लेट में आएगा आपका क्लेट में आपका आएगा इंग्लिश आएगा, जीके जीएस आएगा, है ना। जीके जीएस आएगा, मैथ, रीजनिंग वाला आएगा, और एक कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, इसको हमको उतना आइडिया नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स का कवर करवाने वाला। फिजिक्स के इसके थ्रू आपका दोनों में कवर हो जाएगा, मेडिकल के लिए भी बेनिफिट रहेगा और इंजीनियरिंग के लिए भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज अ, यानी कहा जा रहा है कि ओम्स के लॉ में उसका कर्व कैसा रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि ये ओम का लॉ होता है, जहाँ पे एक भी है और ये वाई एक्सिस वाला भी यानी वोल्टेज रहता है, और एक्स एक्सिस वाला करंट रहता है। तो इसका कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक ना, रेखीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका रेखीय, यानी लीनियर हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कोई भी सर्किट है उसमें आपका V बराबर IR, है ना। बंद परिपथ में वोल्टता विद्युत धारा का अनुपात। कोई एक सर्किट है, उस सर्किट का कोई रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही है कि बंद परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है, यानी इसके थ्रू हमको एनर्जी नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका रियोस्टेट। क्या होगा, रियोस्टेट। बाकी आपका जेनित्र यानी जनरेटर, सोलर सेल और बैटरी, ये तीनों आपका एनर्जी का सोर्स है रियोस्टेट को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको नॉर्मली जोड़ देते हैं भिन्न का जोड़ से, 1/2, 1/3 और 1/5। इस कैल्शियम लेने कितना आएगा, 30 आ जाएगा, है ना। ये 15 बार में, ये 10 बार में, ये 6 बार में, कितना आएगा 25, 31, 31/30। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 30/31। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30/31 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। अगर एनर्जी का बोल दे या फिर एनर्जी का बोल दे तो एनर्जी का जूल हो जाएगा, ये करंट का एम्पियर, और ये ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को दर कहलाती है, पर विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। एक चालक तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली। तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, आर ए बाय एल, रो बराबर आर ए बाय एल होता है। अब इसी को हम आर के रिप्रेजेंट में लिखेंगे तो रो एल बाय ए, ये आएगा फाइनल रिलेशन। इसकी लंबाई पे तो ये डायरेक्टली आ जाता है, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल होगा इसका राइट आंसर। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल होता है, बाई एल होता है। अब इसी को हम आर के फॉर्म में लिखेंगे तो रो इंटू एल बाई ए आएगा, ये फाइनल आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इन्वर्सली होता है। और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन। इन कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, वस्तु की स्थिति पर, यानी उस वस्तु को किस पोजीशन पर रखा जाता है, यही इसी पे डिपेंड करता है। बाकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑब्जेक्ट और इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन बाय। आवर्धक कांचों की शक्ति दी जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस पावर का दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पावर नॉर्मली जानते हैं 1/f होता है, ठीक है। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा हमको भी कन्फ्यूज़न है। इसको आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट में पिन कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। 9 नंबर का इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म, यानी मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है, कहाँ पर तैयार होता है, काफ़ी आसान सा है, रेटिना पर होता है। रेटिना के पीछे सम्मुख, रेटिना के बीच नहीं, रेटिना पर ही होता है, एग्जैक्ट रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, अपसारी उत्तर अभी अवतल लेंस, अवतल कह रहा है तो अवतल के लिए पॉजिटिव होगा। अपसारी लेंस के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उत्तर अभी ये हो गया। ऑब्जेक्ट इधर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुरदरी सतहों द्वारा अपवर्तन कहलाता है, यानी यहाँ पे सरफेस कैसा है, रफ है, तो रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है, तो अपवर्तन के दौरान कौन सा है जो परिवर्तित नहीं होता है, दिशा परिवर्तित होता है, चाल भी होता है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ भी होता है, बाकी आपका फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू आईपीस ऑब्जेक्ट लेंस हैज़ 0 फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल फोकल लेंथ, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, समकोण प्रिज्म
तो समकोण प्रिज्म, समकोण का रहा यानी 90 डिग्री समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किससे गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र के द्वारा। यानी जब भी कोई लेंस है अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल आता है ना, तो ये ऑप्टिकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेट कर देना मैथ का। P बराबर होता है 1/f, है ना, पावर दिया हुआ है 2, 1/f, f कैलकुलेट करना है। तो f इधर आएगा 1/25, 0.5 आ गया, 0.5 ये मीटर में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या है? स्नेल का नियम। स्नेल साहब ने ही यह नियम दिया था, sin I/sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष द्वारा तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है। तो सूर्य का प्रकाश किससे परावर्तित होता है? जब लाखों वर्षा बिंदुओं से, जब इससे रिफ्लेक्ट होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक की SI है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जानते हैं, अपवर्तनांक एक रेशियो क्वांटिटी है। अपवर्तनांक एक रेशियो क्वांटिटी है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से प्रकाश के स्लैब में पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा? अपवर्तन कौन होगा? देखिए एक इमेज दे दिया गया और इसमें पूछा गया आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण, तो हम लोग अपवर्तन कोण कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब तो यही हो जाएगा, अपवर्तन का जो रे आया है ना, इंसिडेंट जो रे हुआ वही आपका अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब में ही रे गुजर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसी पे रे आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं बन रहा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है। यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है, फोकस दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमको किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0.2 लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा ऊपर तो 10/2, तो आ जाएगा 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर आएगा और उत्तल लेंस है इसीलिए पॉजिटिव में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 2, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र सही है? कौन सा चित्र सही है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन के रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है उसको देखना है। यहाँ पे ये लेंस दे दिया है आपका, यह आपका है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका कौन सा होगा? देख लेते ऑप्शन में। इसमें आपका सही होगा फर्स्ट वाला। क्या है कि ये देखिए आ रहा है और इसको यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और जब भी प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ फोकस पे मिलेगा, और जहाँ पे मिल रहा है वही फोकस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है कि कोई सिलेंड्रिकल, परिनालिका की इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल, सॉरी, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, सोलेनोइड है यानी परिनालिका है। तो परिनालिका आपका ऐसे से घुमा रहता है यहीं पे, तो इसके अंदर का पूछ रहा है कि इसके अंदर कैसा चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो इसके अंदर सभी बिंदु पर समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण क्या है? यानी ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का यूज होता है, क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि
लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी रिफ्लेक्ट कम होता है। अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो सब बढ़ जाएगा, और रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो एक ही जगह जमा रहेगा उसका रे। और इसी कारण है कि एक ही जगह उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसको हम सामने यानी दूर से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ये एक लाइट का बीम है रेड कलर का, और मान लेते हैं कि अगर इसका इंटेंसिटी बढ़ जाए, यानी इसका इसका परिकीर्णन हो जाए। परिकीर्णन का मतलब क्या होता है? इसके प्रकाश किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, ठीक है। तो मान लीजिए ये फैल रहा है यानी परिकीर्णन हो रहा है, तो इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इंटेंसिटी जब कम होगा तो वो दूर से हमको विजिबल नहीं होगा। जबकि अगर इसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी ये जो लाइट है बीम का लाइट है, अगर इसका इंटेंसिटी अधिक होगा तो ये दूर से भी आसानी से दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। अगर अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को और वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें। इस चैनल में आपको खोटा साइंस मैथ से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है जैक बोर्ड से, ठीक ना। आगे ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका का मतलब क्या होता है उसको सबसे पहले समझिए। मरीचिका को मृग तृष्णा भी कहा जाता है। इस ये क्या होता है, जब भी आप गर्मी के दिनों में ट्रैवल करते होंगे बाइक में या फिर कार में या फिर कोई भी व्हीकल से, है ना, तो आप देखते होंगे कि सड़क 2 लेन या फिर 4 लेन में आपको कुछ दूर के बाद वहाँ पे पानी जैसा आभास होता होगा, है ना। पानी जैसा लगता है कि वहाँ पे पानी होगा, लेकिन वहाँ पानी नहीं रहता है। तो ये कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश का ये घटना घटित होता है, जिसके कारण से वहाँ पे एक ऐसा फील होता है कि वहाँ पे पानी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में पानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है। तो आकाश में तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण मौजूद हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करते हैं, और डाइवर्ट करते तो हमारे पास कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी इधर से कभी उधर से। इसी कारण से हमको वे स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल और फोकस के बीच पे, पोल और फोकस के बीच पर, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रेड डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फोकस है, ये पोल है, ये पोल है आपका। तो जब भी आप फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज आपका इधर मिरर के पीछे बनेगा। और जब मिरर के पीछे बनता है तो वहाँ पे क्या बनता है? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है, यानी कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा मिरर है जहाँ पे आप कहीं भी खड़ा रहें, आपका इमेज हमेशा स्ट्रेट रहेगा, यानी इरेक्ट रहेगा, यानी सीधा रहेगा, सीधा ही दिखाई देगा। तो इसका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समतल या अवतल। दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपको प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, सीधा ही दिखाई पड़ेगा। तो सीधा दिखाई पड़ेगा, दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो गया। यहाँ पे थोड़ा एरर आ गया, यहाँ पे अवतल के जगह उत्तल होगा, या तो समतल या फिर उत्तल। अवतल में क्या होता है? अवतल में 6 पोजीशन होता है। 6 पोजीशन में केवल एक ही पोजीशन में आपका सीधा इमेज होता है, लेकिन बाकी 5 की पोजीशन में उल्टा होता है। जबकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हर एक पोजीशन में, यानी कोई भी पोजीशन हो उसमें आपका इमेज सीधा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। कह रहा है प्रैक्टिकल विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में कोयल को कहा जाता है। तो कोयल को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। कोयल को ही आर्मेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का क्या
चेंज हो सकता है? द्रव्यमान, चाल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो सकता है, चाल भी चेंज हो सकता है। चाल यानी स्पीड। अगर मान लीजिए प्रोटॉन तो नहीं होगा, प्रोटॉन केमिकली उसका गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? या तो संवेग होगा या तो चाल होगा, हमको इसमें कन्फ्यूज़न है। अगर दोनों में से कोई एक ही होगा। बाकी इसका आंसर कमेंट कर देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है किसी वस्तु का आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली के आर पर विद्युत प्रवाहित होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन, किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन के प्रति। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये 3 नंबर हो जाएगा। चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन। यानी होता क्या है, कोई भी कॉइल है, ठीक है, तो उसमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसमें आपका एक इलेक्ट्रिक भी उसी के साथ साथ डेवलप हो जाता है। तो यही होता है चुंबकीय प्रेरण परिघटना, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा उत्पादन करने वाला उपकरण है। तो विद्युत धारा को कौन उत्पादित करता है? जिसका राइट आंसर है आपका जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। लघुपतन के समय परिपथ में धारा लघुपतन के समय परिपथ की धारा क्या होता है? अत्यधिक हो जाती है, भारी रूप से बढ़ जाता है और प्रतिरोध घट जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट यानी अवतल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया। और अगर हाइड्रोमायोपिया कर देता है जिसका हो जाता है उत्तल लेंस, ठीक ना। अगर कह देता है मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद के लिए आपको बायफोकल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक बहुत नगण्य प्रतिरोध वाले तार 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में इतना बैटरी द्वारा कुल उत्पादित शक्ति हो सकता है। पावर बराबर होता है VI, ठीक है। फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको वोल्ट दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। बैटरी कुल शक्ति होगा, तो वोल्ट कितना दिया हुआ 5 है और करंट कितना है 0.4, तो 5 चौका 20 आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाट। पावर क्या आ जाएगा 2 वाट, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, तो तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। तो छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में क्या होता है? अधिक प्रतिरोध होता है। काहे कि प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। तो कह रहा है एक छोटा तार और बड़ा तार, 2 तार है सेम मटेरियल का, अब दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर कर देना। तो कह रहा है छोटे तार के प्रतिरोध की तुलना में बड़े तार में अधिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसी जनित्रों में उत्पादित धारा है। तो एसी जनित्र में कैसा धारा उत्पादित होता है? अल्टरनेटिव करंट। इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम होता है, इसी कारण से उसमें हाई वोल्टेज होता है, हाई करंट होता है। और ये कब होता है? तड़ित चालक में। तड़ित चालक जब हम लोग का वज्र गिरता है तो वो तड़ित क्या करता है? सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और रोड के थ्रू वो अर्थ को प्रोवाइड कर देता है। तो ये 40 MCQ था फिजिक्स का। बाकी आपका केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जिसका भी चाहिए कमेंट करके बताएं, ठीक ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।